मैंने कहा, मैं भारतीय गासिब फौजियों के खिलाफ हर मिशन पर जाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। कमांडो शेरवान ने जज़ाकल्लाह कहकर मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने शेरवान से पूछा, क्या हमारे कमांडोज को वो रास्ता मालूम है जो पहाड़ी के अकब में मुगलिया दौर की पुरानी सुरंग के तहाने तक जाता है? कमांडो शेरवान ने एक कमांडो की तरफ इशारा किया और कहा, ये हमारा मुजाहिद कमांडो गडरिये के भेस में उस इलाके का सारा नक्शा बना कर ले आया है, बल्कि ये पुरानी सुरंग के अंदर जाकर उस जगह की निशानदही भी कर आया है जिसके ऊपर हमारे अंदाजे के मुताबिक गोला बारूद का जखीरा है। उस कश्मीरी कमांडो ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया और कहने लगा, मेरा नाम औरंगजेब है। मैं श्रीनगर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं इस मुहिम में आपके साथ हूँगा। मुझे यकीन है कि हमारा टारगेट गलत साबित नहीं होगा। दूसरे रोज सारा दिन हम अपने खुफिया हाइड आउट में अपने कमांडो ऑपरेशन की तैयारियों में लगे रहे। मेरे समेत इस मिशन के लिए कुल 4 कमांडो चुने गए थे। एक मैं, दूसरा कमांडो औरंगजेब और 2 कमांडो हमारे तजुर्बेकार मुजाहिद थे जो आज़ादी कश्मीर की जंग में अपनी बहादुरी के जोहर दिखा चुके थे। अब हम रात होने का इंतजार करने लगे। हमें रात के ठीक 12:15 बजे अपने कमांडो मिशन पर रवाना होना था। हमारी 4 कमांडोज की पार्टी थी। दोपहर तक हम ज़रूरी तैयारियों में मसरूफ़ रहे। दोपहर के बाद हमने शाम तक आराम किया। रात को नमाज इशा के बाद हाइड आउट के गार के अंदर प्लानिंग रूम में एक और मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नक्शे की मदद से हमें पूरे इलाके और ख़ास तौर पर भारतीय फ़ौज के गैरिजन वाली पहाड़ी की तमाम तफसीलात समझाई गईं। 4 इंतहाई धमाका खेज टाइम बम भी मौजूद थे। ये टाइम बम बारूद के 4 छोटे सिलेंडरों की शक्ल में थे जिन्हें आपस में स्टील के तारों से बांध दिया गया था। हर बम के साथ एक टाइम डिवाइस लगा था जिसका एक बटन भी था। टाइम बम एम्यूनिशन डंप में लगाने के बाद इस बटन को एक ही वक्त में दबाना था ताकि चारों बम एक ही वक्त फटे। इन बमों का वक्त सिर्फ 25 मिनट था। इन 25 मिनटों के अंदर बम लगाने के बाद हमें सुरंग से निकलकर दूसरी पहाड़ियों में अपनी महफूज जगह पहुंचना था। रात के ठीक 12:15 बजे हमारी कमांडो पार्टी अपने मिशन पर रवाना हो गई। हम में से हर कमांडो के पास 4-4 हैंड ग्रेनेड, एक एम्यूनिशन जैकेट, स्टेन गन्ने और 4-4 भरी हुई फालतू मैगजीन थी। रात तारीख थी। हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। कमांडो औरंगजेब आगे आगे हमारी रहनुमाई कर रहा था। हम पहाड़ी पगडंडियों और खड्डों और खुश्क नालों में से गुजरते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। किसी किसी वक्त हम आपस में कोई बात कर लेते। कमांडो औरंगजेब इस मुहिम में हमारा गाइड था। उसे सारे रास्ते का इल्म था। वो हमें शॉर्टकट पहाड़ी रास्तों से ले जा रहा था। काफी देर चलते रहने के बाद हम एक खुली जगह पर आकर रुक गए। कमांडो औरंगजेब ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया। ये पहाड़ी कुछ फासले पर थी। उसके ऊपर खूब रोशनियां हो रही थी। कमांडो औरंगजेब ने कहा, यही वो पहाड़ी है जिस पर इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन की 2 रेजिमेंटों की छावनी है। यही हमारा टारगेट है। हम दूसरी तरफ से होकर पहाड़ी के अतब में पहुंचेंगे। इस मैदान के आगे जाकर हसास एरिया शुरू हो जाएगा। ओके, गो। और हम खुले मैदान में चल पड़े। मैदान में भी हल्की हल्की धुंध थी, मगर यह धुंध जमीन से कोई 2 गज तक ही ऊंची थी। हम खुदरौ जंगली झाड़ियों में से गुजर रहे थे। कमांडो औरंगजेब कुछ दूर चलने के बाद बाएं जानिब हो गया। मैदान आगे जाकर खत्म हो गया और ऊंचे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। ये चनार के दरख्त थे। हम इन दरख्तों के नीचे से भी गुजर गए। दरख्तों के झुंडों के आगे भारतीय छावनी वाली पहाड़ी के इर्द गिर्द का साफ इलाका शुरू होता था। कमांडो औरंगजेब ने हमें बैठ जाने का इशारा किया। हम सब करीब करीब होकर बैठ गए। रात खामोश और तारीक थी। हमारे चेहरे स्याह नकाबों में छुपे हुए थे। हमें अंधेरे में सिर्फ एक दूसरे की चमकती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थीं। पहाड़ी के ऊपर फौजी छावनी की रोशनियां साफ नजर आ रही थीं। छावनी पर भी गहरी खामोशी छाई हुई थी। कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, आगे दुश्मन का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ से हमें दरमियान में 6-6 कदम का फासला डालकर एडवांस करना होगा, मगर हमें एक दूसरे को देखते रहना होगा। जिसमें जितना खांसना है अभी खांस ले, क्योंकि इसके आगे खांसना सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे मिशन की मौत का बायस बन सकता है। हम एक दूसरे से सिर्फ इशारों में बात करेंगे। कमांडो इशारे आप सबको मालूम है। क्या आप लोग समझ गए? हमने आहिस्ता से कहा, समझ गए। कोई सवाल? हमने यकजबान होकर कहा, कोई सवाल नहीं। ओके, गो। कमांडो औरंगजेब उठकर सबसे पहले आगे चला। उसके पीछे 6 कदम का फासला डालकर मैं चल पड़ा और उसी तरह 6-6 कदम का फासला डालकर मेरे दूसरे 2 कमांडो साथी भी चल पड़े। हम झुक कर चल रहे थे। जमीन के ऊपर 1.5 गज तक फैली हुई सर्द धुंध की वजह से हमें दूर से कोई नहीं देख सकता था। हमें एक दूसरे के हयूले धुंध में हरकत करते नजर आ रहे थे। जिस जमीन पर हम चले जा रहे थे वो अगरचे गैर हमवार थी, मगर भारतीय फौज ने तमाम झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास और सरकंडों को काट दिया था। झुककर चलते चलते हम पहाड़ी के दामन में उस जगह पहुंच गए जहां ऊपर किसी पोस्ट से सर्च लाइट की रोशनी नीचे पड़ रही थी। ये रोशनी गोल दायरे की शक्ल में थी और पहाड़ी के दामन में आहिस्ता आहिस्ता एक जानिब से जमीन पर पड़ती और फिर एक जगह रुक कर वापस चली जाती। मैंने कमांडो औरंगजेब को एक जगह रुकते देखा।
कोहरे और धुंध में मुझे उसका साया सा नजर आया। उसने मुझे एक खास इशारा किया। इस इशारे का मतलब था कि मेरे पास आने से पहले पीछे आने वाली कमांडो पार्टी को भी खास इशारा कर दो। मैंने अपने पीछे अपने साथियों को खास इशारा किया और खुद दौड़कर कमांडो औरंगजेब के पास जाकर बैठ गया। 2 सेकंड के बाद हमारे दूसरे 2 साथी भी हमारे पास आकर बैठ गए। कमांडो औरंगजेब की नजरें पहाड़ी छावनी के फौजी गैरिजन से आने वाली घूमती रोशनी के गोले पर जमी हुई थी। सर्च लाइट की रोशनी का गोल दायरा काफी बड़ा था। फिर वो एक जगह रुक गया और वहां से उसी तरह वापस होने लगा। हमारा और पहाड़ी का फासला अब ज्यादा नहीं था। हमें पहाड़ी के ऊपर वो खंबे भी नजर आने लगे थे जिन पर बिजली के बड़े बड़े बल्ब रोशन थे। उनकी रोशनी पहाड़ी के नीचे तक आ रही थी। कमांडो औरंगजेब ने सरगोशियों में कहा, हमें सर्च लाइट की रोशनी को क्रॉस करना है। जहां रोशनी का दायरा जाकर रुक जाता है, ठीक उस जगह पर वो सुरंग है जिसमें हमें दाखिल होना है। उसने सरगोशी में कहा, अपनी अपनी स्टेन गन्ने और एमुनिशन चेक करो। हम अंधेरे और धुंध में छुप कर बैठे हुए थे। हमने अपनी अपनी स्टेन गन्नों को ऊपर उठाकर चेक किया, फिर अपने अपने मैगजीन बेल्टों को खास अंदाज से चेक किया। औरंगजेब ने दूसरा हुक्म मुझे दिया, चेक योर टाइम बम। मैंने अपनी कमर के साथ बंधे हुए थैले में से 4 टाइम बम निकाल कर चेक किया और कहा, ओके। कमांडो औरंगजेब ने सरगोशी में कहा, इंडियन फौज की पेट्रोल कंपनी गश्त पर होगी। इससे हर हालत में अपने आप को दूर रखना और छुपाना है। फायर हरगिज नहीं करना। चाकू से दुश्मन की शहरक काटनी है। हम सब ने आहिस्ता से कहा, ओके। औरंगजेब ने आखिरी हुक्म दिया, चेक योर हैंड ग्रेनेड्स। हमने मैगजीन बेल्टों में से अपने अपने हैंड ग्रेनेड की पिन चेक की और कहा, ओके सर। कमांडो औरंगजेब ने अपना नकाब पोश चेहरा हमारे करीब लाते हुए कहा, फासला 6-6 कदम। मैं आगे जाऊंगा, मुझ पर निगाह रखना। जिस तरफ मैं जाऊं तुम्हें भी उतर आना होगा। मैं बैठ जाऊं तुम भी बैठ जाना। मेरे इशारों को गौर से देखते रहना। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। हम एक बार फिर एक दूसरे के दरमियान 6-6 कदम का फासला डालकर चल पड़े। हम बदस्तूर झुक कर चल रहे थे। कोई 50 कदमों के फासले तक हम अपने कमांडो गाइड औरंगजेब के पीछे पीछे झुक कर चलते रहे। उसके बाद कमांडो औरंगजेब ने हाथ का इशारा किया और वो जमीन पर औंधा होकर लेट गया। मैंने इसी तरह पीछे इशारा कर दिया। अब हम चारों जमीन पर औंधे लेटे कोहनियों के सहारे आगे रेंगने लगे। मैं कमांडो औरंगजेब के पीछे पीछे था। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि उस रात पहाड़ी के नशेब में दूर दूर तक धुंध फैली हुई थी। इस धुंध ने हमें एक बड़ी अच्छी ओट मुहैया कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, धुंध हल्की होती जा रही थी। हम सर्च लाइट की रोशनी के बिल्कुल करीब आ गए थे। हमें रोशनी में पहाड़ी की ढलान पर खड़े चीड़ के दरख्त नजर आने लगे थे। हमें 2-3 फौजियों की बातें करने की आवाज सुनाई थी। हम जमीन के साथ चिमट गए। हमने ट्रेनिंग के मुताबिक अपने सांस तकरीबन रोक लिए थे और नाक की बजाय मुंह से सांस लेने लगे थे, क्योंकि नाक से सांस लेते वक्त हल्की आवाज जरूर पैदा होती है, मगर मुंह से सांस लेते वक्त उतनी आवाज भी नहीं पैदा होती। हमने अपने स्याह नकाब पोश चेहरे थोड़े थोड़े जमीन से उठा रखे थे। सर्च लाइट की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। इस रोशनी के अलावा वहां पहाड़ी की दीवार के साथ साथ खंबे लगे हुए थे। उन पर भी बिजली के बल्ब जल रहे थे, जिनकी रोशनी काफी थी, और पहाड़ी के साथ साथ झाड़ियों और लोहे की खारदार तार दिखाई दे रही थी। 3 भारतीय फौजी जो रात के गश्त पर थे बातें करते पहाड़ी के साथ साथ चले आ रहे थे। उन्होंने अपनी राइफलें कंधों से लटका रखी थी। वो आपस में हंसी मजाक की बातें करते हमसे कोई 20 गज के फासले पर से गुजर गए। वो सर्च लाइट के रोशन दायरे में से गुजरे तो उनकी राइफलों की नालियां और स्टील के हेलमेट चमक उठे। जब वो पहाड़ी के पहलू में कुछ दूर जाकर अंधेरे और कोहरे में गायब हो गए तो पार्टी के कमांडर औरंगजेब ने आगे बढ़ने का इशारा किया। हम दोबारा कछुओं की तरह कोहनियों के सहारे रेंगने लगे। कमांडो औरंगजेब रेंगते रेंगते कुछ और बाएं जानिब हो गया। हम कोहरे और अंधेरे की चादर में छुप गए थे। हम बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को देख सकते थे। हम 20 गज का फासला तय करके पहाड़ी के दामन में उस जगह पहुंच गए जहां खारदार तार लगा हुआ था। कमांडो औरंगजेब ने मुझे आगे आने का इशारा किया। मैं रेंगता हुआ उसके पास पहुंच गया। हमने अपनी अपनी मैगजीन बेल्ट में से 2 छोटे मगर बड़े ताकतवर प्लास निकाले और बर्क रफ्तारी से खारदार तार को 2 जगह से काटने शुरू कर दिया। फिर दोनों जगहों को एक दूसरे से हिला दिया। यूं वहां एक 3 फुट चौड़ा सुराख बन गया। हम चारों कमांडो बारी बारी उस सुराख में से दूसरी तरफ निकल गए। आगे जमीन नीचे उतराई में चली गई थी, जहां घास थी जो शबनम और कोहरे की वजह से गीली हो गई थी। कमांडो औरंगजेब के साथ हमने भी अपने आप को नशेब में इस तरह गिरा दिया कि हम रोल करते यानी लुढ़कते हुए नीचे झाड़ियों में जा लगे। औरंगजेब जल्दी से उठा और झुककर पहाड़ी की दीवार की जानिब दौड़ पड़ा। हम भी उसके पीछे दौड़े। पहाड़ी की दीवार में ऊंची ऊंची सख्त सरकंडों वाली झाड़ियां थीं। हम उनमें घुस गए। शबनम और रात को पड़ने वाले कोहरे और धुंध ने उन सरकंडों को भी गीला कर दिया हुआ था, इसलिए उनमें से घुसकर दूसरी तरफ निकलते वक्त आवाज पैदा न हुई। हम फिर औंधे लेट कर रेंगने लगे। कमांडो औरंगजेब अचानक हमारी नजरों से गायब हो गया। मैंने सर थोड़ा सा उठाकर देखा। वो अंधेरे और ऊंची ऊंची झाड़ियों में मुझे कहीं नजर न आया।
मेरे पीछे दोनों कमांडो भी मेरे करीब आकर जमीन पर इस तरह औंधे होकर रुक गए थे। अचानक हमें उल्लू के बोलने की हल्की सी आवाज आने लगी। ये हमारा खास इशारा था कि सब खैरियत है, आगे बढ़ो। ये आवाज कमांडो औरंगजेब ने निकाली थी। जिधर से आवाज आई थी हम जितनी तेजी से रेंग सकते थे रेंगते हुए उस तरफ चले गए। हमने कमांडो औरंगजेब को पहाड़ी के ऐन नीचे झाड़ियों में बैठे हुए देखा। उसने हमें हाथ से चलने का इशारा किया। हम तेजी से उसके पास आ गए। औरंगजेब झाड़ियों को इधर उधर हटा रहा था, फिर इन झाड़ियों में घुस गया। हम भी उसके पीछे पीछे झाड़ियों में घुस गए। जब झाड़ियों से बाहर निकले तो हम एक खुश्क जगह पर आ गए थे, जहां जमीन की घास गीली नहीं थी। अंधेरा बाहर की निस्बत यहां ज्यादा था। कमांडो औरंगजेब ने पेंसिल टॉर्च रोशन कर दी और बोला, खड़े होकर आ जाओ। पेंसिल टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि हम एक तंग गार में थे जिसकी दीवारों के बाहर को निकले हुए पत्थर नजर आ रहे थे। हम खड़े होकर चलने लगे। ये वही सुरंग थी जो पहाड़ी के अकब की जानिब से मुगल बादशाहों के ज़माने में किसी नामालूम मकसद के लिए खोदी गई थी और अब अरसों दराज से बंद पड़ी थी, और पहाड़ी टीले के ऊपर भारतीय फौजियों को इसकी खबर न थी। अब हम सरगोशियों में बातें करने लगे थे और कमांडो औरंगजेब के पीछे कदम कदम चलते रहे थे। कमांडो औरंगजेब पेंसिल टॉर्च की रोशनी डालकर हमें रास्ता दिखा रहा था। पेंसिल टॉर्च की रोशनी अगरचे मामूली थी, मगर गार के अंधेरे में वो बहुत काफ़ी थी। उसने छत पर रोशनी डालते हुए सरगोशी में कहा, हम ऊपर भारतीय फौजी छावनी के नीचे से गुजर रहे हैं। गार में नमी थी और फजा में घुटन का एहसास था, मगर हमें इस किस्म के माहौल में रहने और गुजर जाने की भरपूर ट्रेनिंग मिल चुकी थी। सुरंग की छत हमारे सरों से कोई 1 फुट ऊंची थी। कई जगहों पर छत पर लटकते हुए जाले हमारे चेहरे के आगे आए। सुरंग में बाहर की निस्बत सर्दी बहुत कम थी, बल्कि हमें हल्की हल्की गर्माइश का एहसास हो रहा था। सुरंग आगे जाकर एक तरफ को मुड़ गई, जहां जमीन पर जगह जगह छत पर से और दीवारों पर से उखड़ उखड़ कर गिरे हुए पत्थर और मिट्टी पड़ी थी। हम बड़ी एहतियात से चल रहे थे। एक जगह जाकर सुरंग बंद हो गई और आगे दीवार थी। कमांडो औरंगजेब ने वहां रुककर पेंसिल टॉर्च की रोशनी छत पर डाली और कहा, औजार निकालो। ये औजार जो फौलाद की चंद गेंतियां थीं, हमारे 2 साथियों के पास थीं। उन्होंने फौरन फौलादी गेंतियां निकाली और जहां औरंगजेब खड़ा था वहां लपक कर आ गए। कमांडो औरंगजेब ने छत पर एक जगह टॉर्च की रोशनी डाली और कहा, यहां से खोदना शुरू कर दो। दोनों कमांडोस ने छत की पत्थरों में गेंतियां फंसाकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता धचके देने शुरू कर दिए। मैंने औरंगजेब से कहा, क्या पत्थर उखड़ जाएंगे? वो मेरे करीब खड़ा था। हम धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कहने लगा, ये चट्टानों की पहाड़ी नहीं है, ये मिट्टी गारे और पत्थरों की पहाड़ी है। मैंने इसका पूरा सर्वे कर रखा है। चट्टानी टीले में हम सुराख भी नहीं डाल सकते थे, लेकिन ये पत्थरों और गारे से मिलकर पहाड़ी बनी हुई है। इस दौरान छत के 2-3 पत्थर उखड़ कर नीचे गिरे। हमारे साथी कमांडो इस तरह गेंतियां चला रहे थे कि उनकी आवाज पैदा नहीं होती थी। वो गेंती के तीखे सिरे को छत के किसी पत्थर के कोने या पहलू में फंसाते और फिर पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर को उखाड़ लेते। छत के छोटे बड़े पत्थरों के साथ अब मिट्टी भी गिर रही थी। मैंने औरंगजेब से पूछा, तुम्हारे ख्याल में छत की मोटाई कितनी होगी? औरंगजेब ने कहा, मेरे हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 फुट ऊपर तक छत में सुराख निकालना होगा। ये पहाड़ी तकरीबन 2-250 फुट ऊंची है, मगर इस छत के ऊपर पहाड़ी नहीं है, बल्कि पहाड़ी के अंदर जो कुदरती सुरंग बनी हुई है उसका फर्श है। हमें उस सुरंग के ऊपर जो सुरंग है उसमें जाना है। उसी सुरंग में एमुनिशन का जखीरा है। छत में सुराख गहरा होता जा रहा था। यह सुराख कम से कम 3 फुट चौड़ाई में डाला जा रहा था। थोड़ी देर बाद हमने दोनों कमांडोस को आराम करने का मौका दिया और मैं और कमांडो औरंगजेब गेंतियां लेकर छत में सुराख डालने लगे। वाकई पहाड़ी गारे मिट्टी और पत्थरों की आमेजिश से बनी हुई थी। मिट्टी और पत्थर हमारे ऊपर गिर रहे थे, मगर हम बेफिक्र होकर पूरी जांफिशानी से अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि ये काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं है जितना कि हमने अंदाजा लगाया था। जैसे जैसे छत में सुराख ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, पत्थरों की जिसामत बड़ी होती जा रही थी और उन्हें उखाड़ते हुए हमें काफी वक्त सर्फ करना पड़ रहा था। 15-20 मिनट तक हम काम करते रहे। उसके बाद फिर हमारे दूसरे साथियों ने ये काम संभाल लिया। मैंने औरंगजेब से कहा, यह काम इतनी जल्दी होता नजर नहीं आ रहा, कहीं ऐसा न हो कि बाहर दिन निकल आए। कमांडो औरंगजेब भी फिक्रमंद था। वो एक हाथ में पेंसिल टॉर्च पकड़े ऊपर छत पर रोशनी डाल रहा था। कहने लगा, चाहे कुछ भी हो, हम अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। छत में से 2-3 बड़े पत्थर सुरंग में गिरे तो उनकी आवाज पैदा हुई। मैंने कहा, ऊपर वाली सुरंग में ये आवाज जा सकती है। कमांडो औरंगजेब ने छत फाड़ने वाले साथियों से कहा, कोई बड़ा पत्थर गिराने से पहले बता दो, हम उन्हें नीचे कैच कर लेंगे। वो मुझसे मुतवज्जिह होकर बोला, ऊपर फौजी एमुनिशन डिपो पर जहां तक मेरा ख्याल है कोई फौजी गार्ड पहरा नहीं दे रहा होगा। गार्ड के सिपाही सुरंग के बाहर जहां दरवाजा लगा हुआ है वहां पहरा दे रहे होंगे। उन्हें वार के अंदर आकर पहरा देने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। ऊपर किसी वक्त भी कोई इंडियन फौजी चक्कर लगा सकता है। अब ऊपर से कोई बड़ा पत्थर उखड़ता तो हमें इशारा कर दिया जाता